मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 18वीं कक्षा प्रथम अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है, जिसमें कि 8 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? गुरुजी, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, उसमें अण में जो तपर किया है उसमें तपर सवर्णियों का ग्रहण न कराने में चरितार्थ हो गया, तो उसमें भेद का गुणा पक्ष माने या अभेद का गुणा? कौन से पक्ष में? भेद का गुणा मानेंगे या अभेद का? जब तक अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र पर ही हम केंद्रित हैं, तो उसके द्वारा जो अर्थ किया गया उस अर्थ में गुणों को माना गया अभेदक। क्योंकि यदि भेदक मानेंगे तो अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा नहीं। अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं, ये उसका अर्थ हो गया। ठीक है ना। यहाँ भेदक अभेदक पक्ष को कुछ देर के लिए हटा भी दो, तो जितने भी उसके सवर्ण हैं उन सवर्णों में उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक ननुनासिक ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये सारे आ गए। ये सब आ गए कि नहीं? भेदक गुण मानते हैं तब भी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, अभेदक मानते हैं तब भी कोई रुकावट नहीं आने वाली है। वो तो सवर्णों को ग्रहण करा ही रहा है, ठीक है ना। ग्राहक शास्त्र हो गया, वो विधि सूत्र हो गया, औन्यों का ग्रहण करा रहा है। लेकिन अब जब तपरस तत्काल से सूत्र आया और यहाँ ये कहा गया कि अण ग्रहण की अनुवृत्ति नहीं ली जा रही है, तो ये भी एक स्वतंत्र सूत्र हुआ। और इसने ये कहा कि जो भी वर्ण तपर हैं वो अण या अनण कहीं के भी हों, ठीक है ना, अण या अनण कहीं के भी हों, वो तत्काल का ग्रहण कराते हैं। अब तत्काल में ग्रहण कराते समय ये प्रश्न उठेगा कि गुण भेदक होते हैं या अभेदक होते हैं। अब दोनों बातों पर विचार करो कि तत्काल का ग्रहण कराते समय यदि हम अभेदक माने तो किन किन का ग्रहण कराएगा ये? जैसे आकार को ले लें हम और आकार को तपर किया गया, तो तत्काल होने के कारण से ह्रस्वकार ही होगा। एक तो ये निश्चय हो गया, दीर्घ और प्लुत चले गए। और गुणों को माना हमने अभेदक, तो अभेदक मानने से तत्काल का ग्रहण करा रहा है केवल, गुणों में तो कुछ भी नहीं बोलेगा। अब ये गुण तो अभेदक हैं, भेद उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो उस अवस्था में उदात्त अनुदात्त स्वरित ये तीनों प्रकार के आकार आ गए। ह्रस्वकार पर ही रहना है केंद्रित, और सानुनासिक निरुनासिक, लेकिन ह्रस्व पर ही रहना है केंद्रित, ठीक है ना। ये आ गए नहीं आ गए? अच्छा, अब यदि हम भेदक मानते हैं तो उस अवस्था में, क्योंकि वो भी तत्काल के ही हैं, जो उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक निरुनासिक ये भी ह्रस्व काल के ही हैं, और उनका ये ग्रहण करा रहा है। और गुणों को माना हमने भेदक, तो पाणिनि ने जिस गुण से युक्त उसको पढ़ा उसका तो ग्रहण कराएगा ही, लेकिन उस काल से युक्त अन्य गुण वालों का भी ग्रहण कराएगा, ठीक है ना।
अच्छा, अब यदि अभेदक मानते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। अभेदक में तो अन्य गुण आ ही जाएंगे और उस अवस्था में ये ह्रस्व केवल लेना है तत्काल, बस वही अर्थ घटाएंगे इसका कि तत्काल का ग्रहण कराता है। भेदक मानने पर तत्काल का भी कहेंगे और भिन्न गुण युक्त उसको भी ग्रहण करा रहा है। अभेदक मानेंगे तो तत्काल का ग्रहण करा रहा है, भिन्न गुण वाले का तो हो ही जाना है। ये तो रही बात अण की, ठीक है ना, जो अण में आ रहे हैं वर्ण। अब जो अनण वर्ण हैं, जो अण में नहीं आ रहे, तो जो अण में नहीं आ रहे उनका पूर्व सूत्र से तो कोई संबंध है नहीं, ठीक है ना, पूर्व सूत्र से कोई संबंध नहीं है और उसमें तकार लगा दिया पाणिनि ने। तो अब ये क्या करेगा सूत्र, तो यहाँ तत्काल ग्रहण करने से जिस काल में तकार लगाया गया है तो उस काल का ग्रहण कराएगा। अब यहाँ भी वही बात है कि यदि गुण भेदक हैं तो तत्काल से युक्त भिन्न गुण वालों का ग्रहण करा देगा, और यदि गुण अभेदक हैं तो उस अवस्था में तत्काल से युक्त तो करा ही रहा है वो, भिन्न काल वाले का ग्रहण नहीं कराएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि भिन्न काल वाले का प्राप्त किससे हो रहा था, यहां आकर के बात अटकेगी। अब समझ में आया विषय जी। कि आकार के आगे तकार लगा दिया। अब आकार के आगे तकार लगाते ही इसने तो कहा कि तत्काल का ग्रहण कराता है ये, तो भिन्न काल वाले का ग्रहण करा कौन रहा था, ये सुनी विषय समझ में आ रहा है। भिन्न काल वाले का ग्रहण करा कौन रहा था, तो उत्तर आएगा कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं करा रहा था तो इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी क्या फिर, बताओ। तत्काल का ग्रहण करा रहा है तो ठीक है, पाणिनि जिस काल में ग्रहण कर दिया स्वम रूपम शब्द से, उसका ग्रहण कर तो लेंगे, उसमें आपत्ति क्या है। भिन्न काल वाले का ग्रहण करा कौन रहा था, तो अब वहां तपर करना कब सार्थक होगा। अब दो उत्तर, गुण को अभेदक माने तो या भेदक माने तो, भेदक माने तो सार्थक होगा। तो इस तरह से ये भेदक शब्द भी, इनके गुण भेदक होते हैं, ये पक्ष भी निकल आया, ठीक है ना, गुण भेदक होते हैं ये पक्ष मान करके। अब ये पक्ष यदि हम अनुदित सवर्ण प्रत्यय में भी घटाएं यही भेदक होते हैं, तो वहां तो तत्काल से युक्त सभी का ग्रहण कराना ही है उसका, क्योंकि जो अन्य गुण वाले हैं वो भी तो सवर्ण ही तो है। वो वहां सवर्ण जो कह दिया ना, ये शब्द वहां पर सब में चरितार्थ हो रहा है। अब वो चाहे भिन्न गुण से युक्त हो या भिन्न काल से युक्त हो, है तो सवर्ण ही। यहाँ सवर्ण वाली बात है नहीं तपर सत्काल में, यहाँ सवर्ण से कोई संबंध नहीं। तो वहां ये भेदक अभेदक का विषय चिंतन करने की इसकी आवश्यकता ही नहीं है अणुदित सवर्ण प्रत्यय में। वहां तो बस सवर्ण देखा जाएगा कि सवर्ण संज्ञा है या नहीं है इनकी, चाहे भिन्न गुण के हों या भिन्न काल के हों, ये है। और गुरुजी हिंदी भवती भ्याम च में जो भू पढ़ने का प्रयोजन बताया था पितलिट के लिए, किसके लिए, हिंदी भवती पितलिट, इंधि भवती भ्याम च में, हाँ लिट कित होता है, ठीक है। तो और वुक नित्य होगा, कित क्या होगा, कौन से प्रत्यय है, ये प्रश्न है ना। वुक नित्य होने से पहले हो जाएगा, लिट आने से पहले वुक आगम। अच्छा वो आगम, हाँ तो वो आगम में एक अलग विचार चलता है यहाँ पर। हमें इतना तो पता लग ही गया कि ये लिट को कित कर रहा है, ठीक है ना, और अपित की अनुवृत्ति इसमें लाई नहीं गई है। क्यों, क्योंकि अपित का संबंध इंध के तो साथ लगेगा नहीं, क्योंकि इंध धातु के आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे, वहां कोई पित होता ही नहीं। जब नहीं होता है तो अपित कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सारे ही अपित हैं वहां, तो आवश्यकता वहां पड़ती है विशेषण की जहां उसका व्यभिचार हो रहा हो। अब रही बात भू धातु की,
तो भू के साथ भी हम क्या अपित की अनुवृत्ति लगा सकते हैं? तो वहां यदि अपित की अनुवृत्ति लगाएंगे तो ये कार्य तो पूर्व सूत्र ही कर देता। ये कार्य अपित में तो पूर्व सूत्र ही उनको कित कर देगा। तो जब पूर्व सूत्र कित कर देगा तो उस अवस्था में अब ये भू धातु के लिए ये सूत्र सार्थक कब बनेगा? जब हम पित प्रत्यय लाएंगे, ठीक है ना। जब पित प्रत्यय लाएंगे, और पित प्रत्यय जी लाएंगे तो णल थल आदि इनमें ये सूत्र कित करेगा। अब रही बात यहाँ पर के बुक आगम की, तो ये विषय आगे महाभाष्य में आएगा। क्योंकि मैंने पीछे भी कहा था कि काशिका की पंक्तियों में अगर कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उसी को रखा जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हर जगह ऐसा ही होगा तो महाभाष्य तो फिर सारा फिर इसी में आ जाना है, काशिका में ही। तो वहां पर भी चर्चा होगी ये कि बुक आगम जो होगा, क्या हम उसको गुण की प्राप्ति से पूर्व दिखाएं या उसके बाद दिखाएं, तो ये सारी बातें आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी उसको यहाँ रहने दो। अभी तो इतना मान करके चलो कि यहाँ पर अपित की अनुवृत्ति नहीं आ रही है और इंध में सारे ही पूरा ही लिट अपित है, तो वहां पर वो कित हो जाएगा। और संयोग होने के कारण से पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, और भू में पूर्व सूत्र से प्राप्त था लेकिन अपित में प्राप्त था, तो वो पित्त के लिए है। तो इसलिए जो आगे कहा है ना कि इंदेह संयोगार्थम ग्रहणम भवते है पिदर्थम, बस ये स्पष्ट यहाँ बोल दिया है। इसीलिए तो इतना ही रखो अभी, क्योंकि वहां पर भूख के आगम के लिए अन्य बातें भी सामने आएगी, तो उन पर भी चर्चा करेंगे फिर आगे चल करके। जी गुरुजी, ठीक है। वैसे तो इस सूत्र का खंडन कर दिया गया है महाभाष्य में, लेकिन वो खंडन का तात्पर्य वहां वो नहीं है। अन्य समाधान देते हुए कि सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। इंद्र को छांदस मान लिया गया है, तो छंद में तो कुछ भी कर सकते हैं ना, पूरी खुली छूट है। और वहां पर भूख को नित्य मान लिया गया, तो हो गया काम बस। अब गुण कैसे हो जाएगा? तो हो गया खंडन सूत्र का। लेकिन वहां फिर और भी तो बातें उठेंगी ना साथ में, पक्ष विपक्ष वो सब देखेंगे वहां। चलो आगे देखते हैं। तो अगला सूत्र है एकोझल। इकह झल में यहाँ पर पीछे से कहा कि सन इत्यनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति पीछे से आ रही है अनुष्ठ सूत्र से, और क्त्वा की अनुवृत्ति नहीं लानी है। क्त्वा इति निवृत्तम अर्थ हो गया, क्योंकि धातु का बनेगा ये विशेषण, तो तदंत विधि करके इगंता धातु परो झलादि सन किद भवति। सन का जो है विशेषण बन जाएगा झल, तो झलादि सन लिया जाएगा। चिचिशति तुष्टुशति चिकीशति उदाहरण सब हम देख ही चुके हैं। तो यहाँ पर झलादि सन, क्योंकि इडागम तो हुआ नहीं है, धातु में अनिट है ये सारी, और इसने सन को कित कर दिया है। तो कित होने से केवल मात्र जो कार्य हुआ है चिचिशति तुष्टुशति में गुण नहीं हो पाया है, और चिकीर्षति में भी गुण नहीं हो पाया, इसलिए वहां पर तिर रीते धातु से तिर होकर के चिकीर्षति बनेगा। अब प्रश्न उठाएगा एका इति किम, तो एका इति किम अगर यहाँ पर ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर जो अन्य धातुएं हैं जो इगंत नहीं है, इगंत के अतिरिक्त तो और भी हैं, उनसे उत्तर भी झलादि सन को कित हो जाएगा। तो पिपासती तिष्ठासती में सन यदि कित हो जाएगा तो आकार को ईकार की प्राप्ति होने लगेगी, ठीक है ना। झलिति किम, अब ये शी धातु ऐसी है जो कि सेठ है, तो सेठ होने से यहाँ झलादि सन नहीं मिलेगा। अगर झल नहीं कहेंगे तो यहाँ भी कित करने लगेगा ये, और यहाँ कित करेंगे तो शी को गुण नहीं हो पाएगा। शी शई शते। अब पूरे ही सूत्र पर आक्षेप हुआ कि किमर्थम इदम उच्यते, ये सूत्र आप क्यों बना रहे हो। देखो यहाँ पर प्रश्न में भी एक बात ये समझनी है, किमर्थम इदम उच्यते कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये सूत्र आप क्यों बना रहे हो, अपितु क्योंकि अगले सूत्र में तो पड़ेगी आवश्यकता हलंताच्य में। हलंताच्य में इक के समीप ही तो हल लिया जाएगा, और इक के समीप हल लिया जाएगा और झलादि सन भी होगा, सारी बातें होंगी।
तो कहने का तात्पर्य है कि किमर्थम इदम उच्यते, कि आप अलग से सूत्र क्यों बना रहे हो, ये योग विभाग विषयक प्रश्न है। तो ये प्रश्न ध्यान में रखना है, क्योंकि कारिका जब आएगी तो वहां पर भी यही प्रश्न उठाया जाएगा। अर्थात सूत्र आपको बनाना चाहिए एकोझल हलंताच, एक सूत्र केवल। अब एक सूत्र बनेगा तो इगंत धातु नहीं रहेगी। अब तो अर्थ बन जाएगा पूरे सूत्र का कि के समीप जो हल, जैसा अर्थ करते हैं अगले सूत्र का हम, वही अर्थ होना है। तो ये प्रश्न है किमर्थम इदम उच्यते। उत्तर दिया गुणो मा भूत इति, गुण न प्राप्त हो जाए, इति क्षति आदि में गुण न हो जाए। तो कहा जनगमाम सनी इति दीर्घत्वम गुणस्य बाधकम भविष्यति। और जनगमाम सनी सूत्र भी तो लगाएंगे यहाँ पर हम, जो उदाहरण दिए थे चिची क्षति, तुष्टु क्षति, चिकीर क्षति, तो ची स्तु और क्री सभी में ह्रस्व है। तो ह्रस्व है तो अजनगमाम सनी, अजंत होने के कारण से पहले दीर्घ कर लेंगे, और दीर्घ कर लेंगे, और दीर्घ करने के बाद भी यदि गुण कर दें तो दीर्घ करना निरर्थक हो जाएगा। तो दीर्घ यहाँ पर बाधा उत्पन्न करेगा, गुण नहीं होने देगा वो। फिर कहा कि यथैव तरी दीर्घत्वम गुणम बाधते तथा अणिलोपमपि बाधेत। जैसे दीर्घ करना यहाँ पर गुण को बाध रहा है, रोक रहा है, वैसे ही ज्यपी धातु जो कि ऋणजंत है, ज्यपी यहाँ तक बनाने के बाद, और वहां भी अध्ययन गमाम सनी से हम सन प्रत्यय परे रहते दीर्घ करेंगे, ज्यपी स, दीर्घ कर लिया नहीं, ज्यपी स। लेकिन दीर्घ भी कर रहे हैं उधर, णिच का लोप भी प्राप्त हो रहा है णिनिटी से, सन प्रत्यय आगे आने के बाद की स्थिति है ये, ज्यपी स। अब सन प्रत्यय के कारण से यहाँ पर इट का लोप भी प्राप्त हो रहा है, अध्ययन गमाम सनी से दीर्घ भी प्राप्त हो रहा है, पर होने के कारण से दीर्घ हो जाएगा। अब दीर्घ यदि हो जाएगा तो उस अवस्था में अणिच के लोप को तो नहीं होने देगा अब वो बाद में, जैसे यहाँ गुण को नहीं होने दिया। एक समानता दिखा रहे हैं ना कि आप गुण को रोक रहे हो, दीर्घ को बाधक मान रहे हो गुण का, तो फिर ऋणी लोप का भी बाधन करेगा वो। अब वहां पर दीर्घ को अवकाश देने के लिए, देखो कोई किसी को कब बांधता है, जब वह निरवकाश हो जाता है। यदि कहीं पर बिना किसी रुकावट के सूत्र चरितार्थ हो जाता है तो ऐसे सूत्रों को कहते हैं सावकाश। ठीक है। अब सावकाश ये कब बन पाएगा, जब यहाँ कोई भी बाधा न डाली जाए। जैसे चिची क्षति में ई धातु से उत्तर सन आया, अब हम सन को कित न करें तो उस अवस्था में दीर्घ किया, उसके बाद गुण की प्राप्ति होने लगी। अब ये छटपटाया दीर्घ कि मेरा करना फिर क्या, इसका प्रयोजन क्या रहा, ये गुण को रोकने लगेगा। ठीक है ना, इसे कहते हैं निरवकाश। फिर होगा कहाँ पर दीर्घ, ये आप सर्वत्र गुण करते जाओगे, दीर्घ स्थिति रहेगी कहाँ पर ये। तो अब क्या करेंगे हम कि गुण को तो रोकेंगे अन्य विधि से, गुण को रोकेंगे। अभी गुण रोक रहे थे हम दीर्घ के कारण से कि दीर्घ सुरक्षित बचा रहे, इसलिए हम गुण को रोक रहे थे। लेकिन गुण यदि किसी अन्य विधि से रोक लें तो दीर्घ की सुरक्षा की अब तो कोई समस्या नहीं है, दीर्घ तो रहना ही है, अब गुण तो प्राप्ति ही नहीं हो रहा है। तो दीर्घ को अवकाश देने के लिए सन को कित किया जा रहा है। तस्मात् दीर्घत्वस्य अवकाश दानाय कित्वम इदम आरभ्यते, कित्व का आरंभ किया जा रहा है। क्षति इत्यादिषु सावकाशम दीर्घत्वम, दीर्घ सावकाश हो गया। सावकाश समझ में आ गई क्यों हो गया, क्योंकि दीर्घ होने के बाद अब कोई भी उस पर प्रहार करने वाला नहीं आने वाला, कोई भी दीर्घ को हटा नहीं रहा है। अगर गुण करने लगेंगे तो दीर्घ हटने लगेगा। अब गुण को रोक लिया है हमने कित करके, तो दीर्घ सुरक्षित है, सावकाश हो गया। अब सावकाश हो गया तो अब ये जो पीछे वाक्य बोला था कि यथैव तर्हि दीर्घत्वम गुणम बाधते तथा अणिलोपमपि बाधेत, ये वाक्य लगेगा। अब इसका कोई औचित्य रहा ही नहीं, क्योंकि दीर्घ गुण को नहीं रोक रहा है, गुण तो किसी और ने रोका है। तो जैसे दीर्घ गुण को नहीं रोक रहा है, ऐसे णिलोप को भी नहीं रोकेगा। अच्छा क्यों नहीं रोकेगा णिलोप को, प्रश्न ये उठेगा।
अरे ठीक है, यहाँ चिची शती में दीर्घ गुण को नहीं रोक रहा है, गुण को तो चित करने से हमने रोक लिया, लेकिन ज्ञपी और स यहाँ अणी लोग को क्यों नहीं रोकेगा वो? अब फिर वही बात पीछे की ध्यान रखो कि एक स्थान पर दीर्घ चरितार्थ तो हो गया, चरितार्थ हो गया तो सूत्र को कोई बेचैनी है कि आप कहीं लगने की, अध्ययन गमाम शनि को? जहां जो हो रहा है वहां होता रहेगा, क्योंकि ये तो अपना काम कर चुका है, ये तृप्त है, ये तो अब ये चिची शती में चरितार्थ हो चुका है, तो अब वहां पर ऋणी लोप में ये बाधा नहीं डालेगा। अब ऋणी लोप हो जाएगा तो वहां दीर्घ नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, दीर्घ तो चिची शती में हो ही गया, सूत्र वहां पर चरितार्थ हो गया है। तो ऋणी लोपे ना परत्वाद ऋणी लोपे ना बाधित, ऋणी लोप पर है, मैंने पहले पूर्व बोला था क्या, पर ऋणी लोप पर है, क्योंकि सावकाश होने के कारण से, दीर्घ सावकाश होने के कारण से अब वहां दीर्घ की भी प्राप्ति हो रही है और ऋणी लोप की भी प्राप्ति हो रही है। कहाँ? ज्ञपी स, यहाँ पर। अब देखो, जब कोई पर होता है और हम कहते हैं विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो ये बात पीछे भी आ चुकी है कि ये स्थिति कब मानी जाती है, जब दोनों विधियां, दोनों सूत्र अपने अपने क्षेत्र में कहीं पर चरितार्थ हो चुके हों, तभी तो उनका तुल्य बल बनेगा। अब एक को तो खाने को दे दिया, एक घूंघा बैठा, ये तुल्य बल कहाँ है यहाँ? तुल्य बल ये कि दोनों तृप्त हो चुके हैं। अब एक स्थान पर दोनों आ गए, अड़ गए, अब वहां पर देखा जाएगा कि ये पर है, ये पूर्व है, ये नियम तभी तो लगेगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम, तुल्य बल वालों का ही होता है विप्रतिषेध है। तो जैसे हमने दीर्घ को तो दिखा दिया सावकाश, कहाँ? चिची शती में, हमें नीलोक को भी दिखाना होगा कहीं पर, अर्थात ऐसे स्थल में, ऐसा स्थल यह उदाहरण लाना होगा जहां पर दीर्घ प्राप्त नहीं हो रहा है, केवल ऋणीलोप ही हो जाएगा, ठीक है ना, बिना बाधा के। जैसे कारणा, कारणा शब्द में है कोई बाधा ऋणीलोप के लिए? कारी और लिट प्रत्यय अन, कारी अन, अब निज के लोप में बाधा है कोई? कोई और टकरा रहा है क्या आकर के यहाँ पर? कोई भी नहीं। तो कारणा हारणा आदि में ऋणीलोप सावकाश है, चिची शती तुष्टु शती आदि में दीर्घ सावकाश है। अब वहां दोनों की प्राप्ति हो रही है, अब तुल्य बल हो गया, और तुल्य बल होने से पर वाली विधि हो जाएगी, ऋणीलोप हो जाएगा। हो गया स्पष्ट, जीव सती बन जाएगा। अब देखो, ये संक्षेप में जो बातें सारी आई हैं यही है कारिका में। अगर हम देखें तो कारिका का अर्थ तो हमने कर लिया, देख करके आए तुम लोग कारिका का अर्थ। चलो, अब लेकिन यहाँ पर कारिका के जो वाक्य है ना अलग अलग, उनमें कौन पूर्व पक्ष है, कौन उत्तर पक्ष है, ये थोड़ा समझने के लिए हमें एकाग्रता को रखना पड़ता है। और व्याख्याकारों पर जाएंगे हम तो ये तो भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करेंगे, हमें एक सरलतम पद्धति से लेके चलेंगे, उसको अधिक उलझाएंगे नहीं। प्रश्न मैंने पीछे बताया था कि योग विभाग संबंधी प्रश्न था, ठीक है ना, तो उस प्रश्न को हम उत्थानिका के रूप में उभारेंगे कारिका से पहले। उत्थानिका का तात्पर्य क्या होता है कि कोई पंक्ति आगे हम जो बोलने जा रहे हैं, सूत्र है, कारिका है, मंत्र है, कुछ भी है, तो उससे संबद्ध विषय प्रश्न है तो प्रश्न को पहले उभारेंगे, ठीक है ना। ये आक्षेप लगाया जा रहा है और सीधे वहां से उत्तर प्रारंभ हो गया तो आक्षेप तो उठाओ पहले, ये है उत्थानिका। तो उत्थानिका क्या है यहाँ पर कि वही बात आ गई कि आपने योग विभाग क्यों किया है, एक ही सूत्र रहने दो, ठीक है ना, चिची शती आदि में नहीं है आवश्यकता कित करने की, ये प्रश्न, ये आक्षेप उठाया गया था। तो अब उत्तर दिया जा रहा है कारिका में। तो एकह कित्वम गुणमाभूत, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, इसका एकह कित्वम इसको अलग कर देते हैं, अर्थात उत्थानिका को अलग से नहीं लाते, और एकह कित्वम इतना अंश बोल करके पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न उभार लिया गया, अर्थात एकह कित्वम किम अर्थम, थोड़ा अध्याय तो करना पड़ेगा ना फिर भी। आपने एक में एकह कित्वम यथाधिको जल सूत्र से कित्व सन में क्यों किया? अब उत्तर आएगा ना अगले वाक्य में, गुणों माधुर। और यदि उत्थानिका को पहले ले आए, हम प्रश्न को पहले ही उभार लें, तो ये सिद्धांति की ओर से, उत्तर पक्ष की ओर से पूरी पंक्ति बन जाएगी पहली वाली,
एकः कित्वम गुणो मा भूत, अर्थात एक का कित्व इसलिए किया जा रहा है, बोलो आगे, कि गुण न हो जाए। कहाँ? चिचिषति तुष्टुषति, इनको लेकर के चलो अभी, यहाँ गुण न हो जाए। एकः कित्वम गुणो मा भूत, अगर प्रश्न पहले उभार लिया है तो ये सिद्धांति की ओर से, और प्रश्न पहले नहीं उभरा है तो एकः कित्वम ये पूर्व पक्ष की ओर से हो जाएगा, और गुणो मा भूत ये हो जाएगा उत्तर पक्ष की ओर से। उत्तर पक्ष का तात्पर्य सूत्र का समर्थन करने वाला। अब अगला जब ये उत्तर पक्ष बोल गया कि एक का कित्व हमने इसलिए किया है कि चिचिषति तुष्टुषति में गुण न हो जाए, तो अब बारी किसकी है बोलने की? पूर्व पक्षी की है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो आप गुण रोकने के लिए कित्व कर रहे हो, ये तो गुण अन्य प्रकार से भी रुक जाएगा। वो प्रकार कौन सा है? दीर्घारंभात, दीर्घ का जो आरंभ किया जा रहा है अध्यनगमाम शनि से, वह दीर्घ गुण को रोक देगा। रोक देगा से तात्पर्य वही है, यदि गुण करने लगे हैं तो दीर्घ निरर्थक हो जाएगा। निरर्थक होने से रोकेगा, ये ध्यान रखना है। रोक देगा कि और कोई तरीका नहीं है उसके पास में, अब निरर्थक होने से रोकने लगेगा। तो वचन सामर्थ्य से वहां पर दीर्घ विद्यमान रहेगा, दीर्घारंभात। ये पूर्व पक्षी की ओर से हो गया। अब इसका भी उत्तर देना है कि कृते भवेत। अब कृते भवेत कौन कह रहा है? ये उत्तर पक्ष वाला, कि आपने ठीक है दीर्घ कर लिया, अब दीर्घ करने के बाद फिर गुण की प्राप्ति होने लगेगी। गुण करने वाले सूत्र को कोई बाधा तो हुई नहीं दीर्घ करने से, वो तो ह्रस्व को भी दीर्घ करता है, दीर्घ गुण करता है, और दीर्घ को भी गुण करता है, उसमें तो कोई बाधा नहीं। आप कर लो दीर्घ पहले, हम बाद में गुण कर लेंगे। तो उस गुण को रोकने के लिए एक ओझल सूत्र बनाना पड़ा, योग भाग करना पड़ा है। तो कृते भवेत, दीर्घ करने के बाद भी गुण की प्राप्ति हो रही है। अब फिर पूर्व पक्षी बोलेगा कि अनर्थकम तू, अब ये टुकड़े हो गए ना कारिका के अलग अलग। अनर्थकम तू, कि ऐसा यदि मानोगे आपके दीर्घ करने के बाद भी गुण कर लोगे तो दीर्घ करना अनर्थक हो जाएगा, और अनर्थक होना ये सहन नहीं होता कभी भी सूत्रों में। अभी तो ये हेतु दे रहा है, ये हेतु देने का साहस हुआ कैसे पूर्व पक्षी का? वो दूसरा कहते होने तो अनर्थक हो जाएगा, तो ऐसा कह सकता है क्या सिद्धांती हो? क्योंकि सिद्धांती को भी पता है, तभी तो ये हेतु लाया। वो हेतु वही तो लाया जाता है कि जो दूसरा वाला भी उसको स्वीकार करे, सामने वाला। तो अनर्थक हो जाएगा, और आप भी अनर्थक होना सहन नहीं करोगे, तो अनर्थक होने के कारण से वो गुण को नहीं होने देगा, तो सूत्र की आवश्यकता नहीं है। अब फिर उत्तर पक्ष सिद्धांती फिर कह रहा है कि ह्रस्वार्थम। देखो अभी हमने जो उदाहरण पीछे लिया था, एकः कित्वम गुणो मा भूत कह करके, वो कौन सा उदाहरण लिया था? चिचिषति तुष्टुषति। तो मूल धातु में कैसी हैं ये दोनों? ची और स्तु, ह्रस्वांत हैं ये, ह्रस्वांत। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर सिद्धांती क्या कह रहा है कि ये जो दीर्घ करना है, यहाँ आपने कहा कि अनर्थक होकर के गुण को रोकेगा, तो अनर्थक नहीं है ये अन्यत्र सार्थक हो जाएगा। कहां पर? ह्रस्वार्थम। ह्रस्वार्थम दीर्घ वचन सामर्थ्याद गुणों न भविष्यति। क्या तात्पर्य हुआ इसका? देखो ह्रस्वार्थम से एक तो ये लेना है कि ह्रस्वों को जहां पर दीर्घ किया गया है, चिचिषति तुष्टुषति आदि में, तो वहां तो ठीक है, आपकी बात मान सकते हैं हम कि अनर्थकता आने लगी इसलिए गुण रुक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो धातुएं दीर्घ हैं पहले से ही, कौन सी है कोई बताओ? नहीं, अभी इकार उकार वाली ही रहने दो, अभी री पे मत जाओ, अभी री का आगे आएगा। अरे लू नहीं है, लू और नी, इनको ले सकते हैं ना, लू और नी। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है सिद्धांती कि दीर्घाणाम तू प्रसज्यते, इन ह्रस्वार्थम जो आपने कहा था अभी, तो ह्रस्वार्थम वाली बात तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं,
कि जहां पर ह्रस्वों को दीर्घ किया गया है तो दीर्घ वचन सामर्थ्य से गुण नहीं होगा। अब ये पूरा वाक्य सिद्धांति का ही ले लेना, ये ह्रस्वार्थम दीर्घाणाम तु प्रसज्यते। ह्रस्वार्थम कह करके वो पूर्व पक्षी की बात को स्वीकार करते हुए अगला वाक्य बोल रहा है कि दीर्घाणाम तु प्रसज्यते। ह्रस्व वाले में तो मान लिया हमने आपकी बात, चिचिषति तुष्टुषति में, लेकिन जो दीर्घ धातुएं हैं, अब ये क्यों कहा जा रहा है ये दीर्घाणाम तु प्रसज्यते? ये इसलिए कह रहा है सिद्धांति ये मान करके कि लू और नी ये तो पहले से दीर्घ है ना, तो पहले से दीर्घ हैं तो इनमें तो अज्झन गमाम सन अब नहीं लगाएंगे हम, और नहीं लगाएंगे तो सीधा गुण की प्राप्ति हो रही है। अगर एक को जल सूत्र नहीं आया तो हो रही है कि नहीं? जी। तो दीर्घाणाम तो प्रसज्यते, किम प्रसज्यते? गुण। गुण, हाँ ठीक है ना। जो दीर्घ धातुएं हैं तो उनमें तो गुण की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि वहां पर दीर्घ वचन सामर्थ्य ये भी नहीं घट पाएगा। अब देखो ये जो बात कही गई है दीर्घाणाम तु प्रसज्यते, इसमें अधिकरण सिद्धांत यानी कि पीछे जो छिपी हुई बात है वो यही तो निकली कि जो पहले से दीर्घ हैं वहां दीर्घ नहीं होगा। तो ये जो बात है कि सूत्र जहां उसकी आवश्यकता नहीं है वहां नहीं लगेगा, ये मान करके ही तो उत्तर दिया गया है। तो ये मान करके जब उत्तर देंगे तो और सामने वाले ने प्रश्न कर दिया कि आप सूत्र को रोक कैसे लोगे, क्योंकि यहाँ भी दो पक्ष माने गए हैं सूत्रों में। सूत्रों में दो पक्ष मानने का तात्पर्य है कि एक तो हम ये मानते हैं कि जैसे किसी ने, लौकिक उदाहरण से देंगे हम दोनों में, लौकिक उदाहरण से ही समझेंगे कि किसी व्यक्ति ने भोजन कर लिया, ठीक है ना, तृप्त हो गया, क्या फिर खाएगा वो दोबारा? भोजन फिर करेगा? उसी समय की बात हो रही है जब तृप्त हो चुका है। कुछ टेस्टी मिल जाए तो खा ले। वो मतलब अभी यहाँ पर ये तो जो है ना उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष वाला बोलेगा ये तो ऐसी बात तो कि नहीं सूत्र लग जाता है, लेकिन ये कहने की उसको नहीं आवश्यकता, उसके पास और भी हेतु है। ये ठीक है कि टेस्ट आ जाएगा, कोई हलवा आ गया, मसगुल्ला आ गया, दोबारा भी खा लेगा वो, तो ये तो वाक्य उसकी ओर से आएगा ना, सामने वाले की ओर से। लेकिन अभी ये मान के चलते हैं कि खाया हुआ व्यक्ति दोबारा नहीं खाता है। अच्छा चलो यहाँ हमने घटा लिया कि स्वादिष्ट आ गया दोबारा खा लिया, कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं। अब मान लो किसी ने बाल कटा लिए, ठीक है ना, मुंडन करा लिया, अब फिर जाएगा मुंडन कराने दोबारा? नहीं। क्यों? वहां भी कह दो कि वो पहले वाले ने जो काटे थे वो अच्छे नहीं काटे थे, अब कारीगर दूसरा आ गया है वो और ज्यादा चिकनापन ला देगा, ठीक है ना कहने को तो देखो बहुत सी बातें निकल आएंगी। तो अभी यही मान के चलते हैं कि सिद्धांति ने जो बोला है ये मान करके बोला है कि सूत्र जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं लगता। अच्छा तो ये उदाहरण दिया हमने कि भुक्तवान व्यक्ति खाया हुआ व्यक्ति दोबारा नहीं खाता है। अब दूसरा पक्ष भी ले लो। दूसरा पक्ष ये होता है कि बादल जब बरसते हैं तो जहां सूखा होता है वहीं बरसते हैं क्या? जहां गीला है, अरे समुद्र को ले लो सीधा, क्या समुद्र में पानी नहीं बरसता है? तो वहां कौन सी समस्या आ गई थी? समुद्र में कमी हो गई थी पानी की वहां भी बरसता है। अब गहराई से विचार करेंगे तो वहां भी आवश्यकता दिखा सकते हैं कि वो उड़ रहा है लगातार तो कमी तो आएगी ना, तो वहां भी तो आवश्यकता है। अगर वहां ना बरसे तो एक समय ऐसा आएगा कि समुद्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ इस तरह से हमें अधिक गहराई में नहीं जाना है अभी। तो इस तरह से पर्जन्य के समान भी सूत्रों को माना गया, ठीक है ना, पर्जन्य के समान भी सूत्रों को माना गया है। और साथ में ये भी बात आती है कि खाया हुआ जैसे दोबारा नहीं खाता, तो सूत्र भी चरितार्थ हो चुका है, तृप्त हो चुका है वो चिची क्षति में लग करके, तो लुलु क्षति निनी क्षति में नहीं लगेगा वो। तो इस तरह से यहाँ ये मान करके दीर्घाणाम तु प्रसज्यते में ये कह करके सिद्धांति ने कहा कि दीर्घों में ये दोबारा लगेगा नहीं, तो इसलिए फिर सूत्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ जो बात आई थी अभी कि स्वादिष्ट खाना आ जाएगा तो खाने लगेगा दोबारा, अब वो खुद ही उठा रहे हैं आगे, ठीक है ना।
कौन उठाएगा? अभी मैंने कहा ना ये पूर्व पक्षी तो बोलेगा ये बात। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है सामर्थ्यादि पुनर्भाव्यम। सामर्थ्य यहां से तात्पर्य क्या लेंगे हम? सामर्थ्य क्या है कि भोजन कर लिया। अब भोजन कर लिया तो ठीक है, अब आया विशेष भोजन। करे आपने भोजन तो कर लिया, ये खीर बनाई थी, ये रह गई जरा, ये मैं देना भूल गया था आपको पहले, और ये रह गई है। तो क्या कहेगा व्यक्ति खाने वाला? भाई खीर को तो नहीं छोड़ेंगे, भले ही पेट भर गया है ना, वो दे दो आप, है ना। और अन्य कोई मिठाई रह गई है तो वो भी दे दो। कोई मिष्टान्न प्राय करके भोजन के बाद में लेते हैं, प्रथा भी है देने की, है ना। कहीं भोजन अगर कोई कराते हैं अतिथि के लिए तो मीठे की प्लेट बाद में लाते हैं ना, खीर हो या अन्य कोई चीज हो प्राय करके। तो खाया हुआ भी दोबारा खा लेता है, यह है सामर्थ्य, ठीक है ना। तो ऐसा मान करके पूर्व पक्षी कह रहा है कि सामर्थ्यादि पुनर्भाव्यम, दोबारा फिर सूत्र लग सकता है। अर्थात दीर्घ जो आप बोल रहे हो नी और लू में, तो वहां पर भी दोबारा दीर्घ करेंगे, और दोबारा दीर्घ करना गुण का बाधक हो जाएगा। सूत्र नहीं रखना है, वो अड़ गया है कि सूत्र को हटाओ यहां से, आप योग विभाग मत करो, एक ही सूत्र रहने दो। सामर्थ्यादि पुनर्भाव्यम। अब यहाँ एक पक्ष ये भी चलता है, जैसे पीछे कहा था कि खाया हुआ दोबारा नहीं खाता है, तो वहां पर तो ये बात कर दी गई कि चलो स्वादिष्ट भोजन आ गया और दोबारा फिर खाने लगा। लेकिन एक अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं हम कि अग्नि ने कोई समिधा है उसको जला दिया, राख हो गई, ठीक है ना। अब दोबारा जलाएगी अग्नि? यहाँ कोई है उत्तर? और वहां तो कह दिया कि स्वादिष्ट भोजन आ गया, दोबारा खा लेगा वो। अब बताओ अग्नि किसको जलाएगी अब दोबारा? क्योंकि राख में तो अग्नि कभी लगती नहीं, भस्म पड़ी है सामने और अग्नि ने उसको जला करके भस्म कर दिया। अब पुनः अग्नि प्रवृत्त होगी वहां? नहीं। लगाते रहो। कोई कहेगा बड़ा मूर्ख है, ये राख में अग्नि लगा रहा है, बताओ। मूर्ख और बन जाएंगे अगर ऐसा प्रयास करेंगे सूत्र को सिद्ध करने के लिए तो। तो इसको कहते हैं व्याकरण की भाषा में अकृतकारी। देखो एक तो कहा था कि पर्जन्यवत् सूत्राणि भवन्ति, दूसरा है कि अकृतकारी खल्वपि शास्त्रम। शास्त्र कैसे होते हैं, सूत्र कैसे होते हैं? अकृतकारी, जहां नहीं किया है वहां करने वाले। तो बात वही निकल के आ गई कि आवश्यकता जहां है वहां लगते हैं, इसे कहते हैं अकृतकारी। और जहां कर लिया है, जहां वो कार्य उसका हो चुका है, ठीक है ना, जैसे चिची क्षति में दीर्घ कर दिया उसने, कोई बात नहीं है। अब वहां पहले से दीर्घ है लू में नी में, तो अकृत यानी पहले ह्रस्व तो दिखाओ हमें, जहां दीर्घ नहीं है वहां लगेगा वो। तो ये पक्ष भी है। लेकिन अब यहां पर सिद्धांती तो खंडित हो गया ना यहां तक आते आते, क्योंकि पूर्व पक्षी कह रहा है कि सामर्थ्यादि पुनर्भाव्यम, फिर लग करके ये सूत्र दीर्घ करने वाला नी में और लू में गुण को रोक देगा, सूत्र के योग विभाग की आवश्यकता नहीं है। अब सिद्धांती या उत्तर देने वाला वो क्या कह सकता है? अब वो कोई अन्य तो उदाहरण लाएगा ना। तो अन्य उदाहरण में पहले उत्थानिका बनाएंगे थोड़ी सी, या इसी में से ले लेंगे एक वाक्य शब्द रीदित्वम, इतना वाक्य अलग कर दो, या फिर पहले उत्थानिका बना लो, प्रश्न को उभार लो। क्या प्रश्न उभारा जाएगा कि जो धातुएं, जैसे क्री को लेंगे हम, अभी तक हम कहाँ थे? चिचिशति, तुष्टुषति, लुलुषति, निनिषति, इन पर हमने विचार किया था। अब आ जाओ चिकीर्षति में, तो चिकीर्षति में भी क्री और स, यहां भी गुण की प्राप्ति हो रही है, लेकिन दीर्घ भी हो रहा है यहाँ अजनगमाम सनी से। अब दीर्घ कर लिया, अब दीर्घ करने के बाद ये तो कहा नहीं जाएगा कि गुण को रोकेगा दीर्घ। यहाँ तो यहाँ दो दो चीजें सामने आ रही हैं। अब जैसे चिचिशति में और लुलुशति आदि में दीर्घ ने वचन सामर्थ्य से गुण को रोका, जैसे पीछे दिखाया था ना कि ऋणिच के लोप को भी रोकने लगेगा,
वो तो प्रभाव सब जगह दिखाएगा ना अपना। अब यहाँ पर प्रभाव कहाँ दिखाया जा रहा है, री के स्थान में जो इकार करना है हमें, उसको भी रोकेगा अब ये। क्यों रोकेगा? क्योंकि अगर इकार कर लिया तो वो दीर्घ तो रहेगा नहीं। जैसे आपने जो हेतु गुण में दिया था कि यदि गुण कर लेंगे तो दीर्घ नहीं रहेगा, तो ये बात यहां भी घटाओ कि यदि इकार कर लेंगे क्री में, किर बना लेंगे तो रहेगा दीर्घ? तब भी तो नहीं रहेगा। तो ये इकार को भी तो रोकेगा। चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा न्याय के अनुसार इकार को भी रोकना चाहिए, तो बन जाएगा चिकीर्षति, नहीं बनेगा। तो अब पूर्व पक्षी क्या कहता है कि रीदित्वम दीर्घ संशयम, रीदित्वम, अरे रीकार को इकार करना तो दीर्घ पर ही आधारित है। संशय कहते हैं निमित्त, संशय दीर्घ, दीर्घ या दीर्घम संश्रयम यस्य, दीर्घ है निमित्त कारण जिसका। रीत धातु में दीर्घ रीकार है कि नहीं है? और चिकीर्षति बनाना है हमें, तो जब तक क्री में हम अज्झन गमाम शनि से दीर्घ करवा के नहीं लाएंगे, लग जाएगा रीत धातु। तो वहां तो सहायता कर रहा है ये। क्या गुण में भी ऐसा था कि साधातु कार्धातु के सूत्र चिकीर्षति में ये कहे कि पहले दीर्घ करवा के लाओ तब मैं गुण करूंगा? वहां तो ऐसा नहीं था। वहां तो ह्रस्व को भी गुण होता था, दीर्घ और दीर्घ को भी गुण होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब तक ह्रस्व बना रहेगा तब तक इकार की प्राप्ति ही नहीं है। तो जो इकार दीर्घ पर आधारित है, ऐसे इकार को ये क्यों रोकेगा झनगमाम शनि? ये तो सहायता कर रहा है उसकी। अब ले, मैंने दीर्घ बना करके दे दिया, अब तू इकार कर ले। यहां रोकने का कोई भी औचित्य नहीं है। अब तो वही कहा कि रीदित्वम दीर्घ संशयम, वो तो दीर्घ पर ही आधारित है, दीर्घ ही निमित्त है उसका। इसलिए पूर्व पक्षी की बात सिद्ध रही ना। इसलिए आपको चिति यहाँ पर एक को झलकी अलग से आवश्यकता नहीं है। यहाँ दीर्घ गुण को रोक लेगा और वहां चिकीर्षति में दीर्घ इकार को नहीं रोकेगा। तो अब तक कोई समस्या नहीं है, सारी बाधाएं दूर होती चली जा रही हैं बिना सूत्र के। ठीक है ना? अब अगली बात कही गई कि मान लिया हमने चिकीर्षति में क्री को ह्रस्व था पहले और उसको दीर्घ किया है और दीर्घ करके इकार कर लिया, ये हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन जहां पहले से दीर्घ रीकार है, देखो ऐसी ही बात वहां भी आई थी कि जहां पहले से दीर्घ ईकार या उकार है, लुलु शती निनी शती आदि में, वो बात यहाँ भी आ रही है। तो कौन सी धातु है ऐसी? किसी एक को उठा लो। त्रिप्लवन संतरण। त्रिप्लवन संतरणयोः, ये तो दीर्घ पहले से है। अब यहाँ भी हम दीर्घ नहीं करेंगे अध्ययन गमाम शनि से, दीर्घ पहले से है। और दीर्घ पहले से है नहीं, यहाँ जैसे पीछे ये दिखाया था कि जहां दीर्घ है सूत्र वहां भी दीर्घ करेगा, सामर्थ्यादि पुनर्भाव्यम जो पक्ष उठाया था ना, उसी पक्ष को लेकर के। तो जो पहले से दीर्घ है त्रि में, वहां भी रीत धातु हो, ये अध्ययन गमाम शनि दीर्घ करेगा, दीर्घ तो करेगा वहां पर। ठीक है ना? लेकिन इसके द्वारा किया हुआ दीर्घ इकार का निमित्त नहीं बनेगा। फिर समझो बात को कि त्रि और स, अब अध्ययन गमाम से नहीं, यहां भी लगा दिया, सामर्थ्यादि पुनर्भाव्यम यहां भी लगा दिया। लेकिन इसके लगाने के बाद भी रीत धातु हो, क्या इस दीर्घ पर आधारित था? वो जो अध्ययन गमाम से नहीं किया है वो तो कहेगा पहले से ही दीर्घ था, मैं तो उसको भी ले लूंगा, यानी कि तेरी मुझे आवश्यकता नहीं है, तू करे या न करे। तो करे या न करे वाली जब बात आ गई तो उस अवस्था में ये दीर्घ, ये किया हुआ दीर्घ इकार को नहीं रोकेगा, क्योंकि वहां दीर्घ पहले से ही है। ठीक है ना? तो दीर्घाणाम न अकृते दीर्घे, दीर्घाणाम नाकृते दीर्घे, नाकृते का अर्थ क्या हुआ? अवश्य कर लेने पर। अकृत न किया हुआ, न अकृत न किया हुआ नहीं, अर्थात किया हुआ। तो जो दीर्घ है त्रिप्लवन संतरणयोः, ऐसी धातुएं वहां पर भी
ना कृते दीर्घ, यानी कि अवश्य दीर्घ कर लेने के बाद इनका किया हुआ दीर्घ, इनमें किया हुआ दीर्घ वो इकार को नहीं रोकेगा, क्योंकि इकार इस दीर्घ पर आश्रित नहीं है, दीर्घ पहले से ही है धातु में। तो दीर्घाणाम ना कृते दीर्घे। अब बताओ यहां तक आते आते योग विभाग सिद्ध रहा या असिद्ध हो गया? ये दीर्घाणाम ना कृते दीर्घ, ये पूर्व पक्षी का है वाक्य या कि सिद्धांति का है? पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी का है। तो पूर्व पक्षी का है तो स्पष्ट है कि यहां तक सूत्र योग विभाग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब सिद्धांति के पास कोई उत्तर रहा ही नहीं, कोई उत्तर नहीं रहा का तात्पर्य ये जो अभी गुण इकार इधर जो हम घूम रहे थे इन्हीं में आसपास में, यहां से उत्तर देने के लिए अब कुछ नहीं है। अब सिद्धांति छटपटा रहा है कि ये सूत्र को कैसे सार्थक बनाया जाए। तो छटपटाता है जब व्यक्ति तो अन्य यानी कि विषय से हट करके भी कहीं से उपाय निकाल के लाते हैं ना, तो एकदम विषय से हट गया हुआ और कहाँ पहुंचा? णीलोपस्तु प्रयोजनम। णीलोप प्रयोजन है। अब णीलोप प्रयोजन कहाँ पर है? तो जब ये महाभाष्य में पढ़ोगे ना तो वहां पर एक विषय आएगा भी ऐसा कि यहां तक पहुंचते पहुंचते जब ये णीलोप का उदाहरण देगा सिद्धांति, प्रयोजन बताएगा, इकोजल सूत्र का बताएगा प्रयोजन, तो महाभाष्यकार कहता है कि क्व अस्ताह क्व निपतिताः। ये प्रसिद्ध हो गया है वाक्य ये कि कहाँ तो फेंका था और कहाँ जाके गिरे, है ना। कहने का तात्पर्य अंतर्निहित क्या है कि कहाँ से तो चले थे हम विषय को उठाते हुए और ये कहाँ जाकर के समाप्ति हो रही है, जो कि कोई प्रसंग से बिल्कुल बाहर की बात आ गई। यहाँ तो प्रसंग से बाहर की बात आ गई बिल्कुल। अरे इणी लोप का और कित करने का सन का क्या संबंध है बताओ, जोड़ो आपस में। इणी का लोप और सन का कित करना, कुछ तालमेल लग रहा है इसमें? तो क्वास्ताह क्व निपतिताः, कहाँ फेंका और कहाँ गिरा। तो ये स्थितियां हो गई, कहाँ आकर के गिरे हम उत्तर देने के लिए। लेकिन उत्तर तो उत्तर है, कहीं से मिल जाए, ठीक है ना। तो णी लोपस्तु प्रयोजनम में अब क्या दिखाएंगे यहाँ पर, मतलब क्या कहना चाह रहा है सिद्धांति। यद्यपि पीछे जीव सती में बात उठी थी, ये मैंने बता दिया था कि देखो ज्ञपी और स ये स्थिति है, और ये जो गुण का रोकना आदि जो कार्य थे ये सूत्र के चरितार्थ कहीं हो नहीं पा रहा था, ठीक है ना। सूत्र कहीं चरितार्थ नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने गुण आदि को रोका था कि नहीं। तो जैसे गुण को रोका है उसने चरितार्थ न होने के कारण से, ऐसे ही ज्ञपी और स यहाँ पर अज्जन गमाम सनी सूत्र जो दीर्घ किया गया था और उसने गुण को रोका था, तो ऐसे ही यहाँ पर भी अज्जन गमाम सनी सूत्र दीर्घ करने लगेगा और णिच के लोप को रोक देगा। भले ही वो पर है, लेकिन पर तो तब मानेंगे ना हम कि तुल्य बल तो ले आए, पहले दोनों को तुल्य बल वाला तो बनाए। तो ये अब उत्तर एक वाक्य में अगर बोला जाए तो ये सूत्र इकोझल जो अलग से बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है, तो एक वाक्य में क्या उत्तर आएगा? तुल्य बल करने के लिए, तुल्य बल बनाने के लिए। और तुल्य बलता कब आती है कि कहीं पर निर्बाध रूप से चरितार्थ दिखा दो इसको। तो चिचीषति आदि में हम चरितार्थ कब दिखा पाएंगे? जब सन को कित करके गुण तो रोक लेंगे हम, कित्व धर्म से। अब दीर्घ यहाँ पर निर्बाध हो गया, कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है, अर्थात उस पर कोई आंच नहीं आ रही है, कोई आपत्ति नहीं आ रही है। हो गया चरितार्थ। अब चरितार्थ हो गया, सूत्र तृप्त हो गया, और तृप्त होने से अब वहां पर तुल्य बल हो गया। ये जैसे मैंने बताया था कारणा हारणा में णीलोप चरितार्थ है, ठीक है ना, सावकाश है, और चिचीषति आदि में दीर्घ सावकाश है, और ज्ञपी स में दोनों आ गए। ये कह रहा है मैं दीर्घ करूंगा, वो कह रहा है मैं णिच का लोप करूंगा। तो उस अवस्था में तुल्य बल तो हो ही चुका है ना चरितार्थ दोनों होने से,
दोनों के सावकाश होने से तुल्य बल हो गया, अब पर होने से णी का लोप हो जाएगा। तो बात ये निकल करके आई कि इकोझल सूत्र अजनगमाम शनि के दीर्घ को सावकाश बनाने के लिए है। आया समझ में उत्तर? क्यों सावकाश बनाया जा रहा है? कि अगर सावकाश नहीं बनाया गया तो ये णी लोप को नहीं होने देगा। तो कहां से कहां जाकर के उत्तर बैठा है, संगति कहां जाके लगाई गई है। तो अंतिम जो शब्द है नीलोपस्तु प्रयोजनम, ये सिद्धांति की ओर से ये स्थिर रहा पक्ष। अब इसका खंडन जो है वो नहीं कर पाएगा पूर्व पक्षी। ठीक है ना? और कोई बात हो तो बाद में और पूछ लेना विचार करके। चलो एक और लेते हैं आगे, चले आगे। अब फलंताच्य। अब यही तो पीछे बात उठी थी कि हम एक ही सूत्र मान लेते पूरा, तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि इस सूत्र में पीछे पूरे की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है ना? इसके साथ तो मैं पूरा जोड़ना ही है सूत्र। तो एकह सन झल कित इति वर्तते, सब बता दिया इन्होंने। एकह झल तो आई गया पूरा, सन आ गया और कित आ गया, असंयुगाल लेट कित से सब आ गए यहाँ पर। समीप वचनो अंत शब्द। अब यहाँ जो संरचना है सूत्र की, ये थोड़ा उलझन डालेगी अभी, जब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे ढंग से। सामान्य रूप से अर्थ करो अच्छा इसका, चलो अंत का अर्थ समीप मान भी लिया हमने, तो हलंत में समास कौन सा होगा? अगर हम बहुरी करते हैं तो बिल्कुल ही नहीं घटेगा, हल अंत्य यस्य। बहुत से मिल जाएंगे ऐसे जहां पर हल अंत में है लेकिन एक है ही नहीं उसमें। ठीक है ना? एक है लेकिन दूर है, तो इसलिए यहाँ पर अंत का अर्थ समीप हो गया। अब प्रश्न ये उठेगा किसके समीप? जब ये कहा गया समीप वचन अंत शब्द, अंत का अर्थ हो गया समीप। तो क्या बोले, हल के समीप? तो स्पष्टता के लिए व्याख्याकार ने समास भी साथ में बोल दिया है कि हल च असौ अंतश्च हलंतः। अब बन जाएगा ये विशेषण ऐसा समास करके। अब और समस्या पैदा होगी। समास क्या किया गया? कर्मधारय, कि हल च असौ अंतश्च हलंतः। पहली बात तो यहाँ पर विशेषण कौन है इसमें, हल या अंत? हल विशेषण अंत का, ये अंत क्या चीज है? पहले विशेष्य होता है या पहले विशेषण होता है? चलो यहां से चलो, अगर विचार करना है ढंग से तो यहां से चलो, पहले गाय होती है या पहले काला रंग होता है? हमें काली गाय बोलना है। दोनों होते ना चाहिए। तो काली विशेषण है या गाय विशेषण है? काली। बदल के देखो अच्छा, गाय को मानो विशेषण। अब वहां मत पहुंच जाना कि गाय काली है बोल दिया हमने। गाय काली है में गाय ही है विशेषण, लेकिन उस रूप में अभी मत लो। ठीक है ना? गाय पहले से विद्यमान है, अब उसमें छटनी हुई कि ये काले रंग वाली, तो काला हमें बाद में कहना पड़ा। और व्यवहार में हम विशेषण को पहले बोलते हैं और विशेष्य को बाद में बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हल और अंत, तो अंत को यदि हम विशेष्य मान लें तो प्रश्न उठेगा कि अंत क्या है? ये क्या है अंत? तो उत्तर आएगा कि हल को ही कहा जा रहा है। तो हल को ही कहा जा रहा है तो हल मुख्य हुआ ना, हल हुआ मुख्य। अब उसकी लोकेशन दिखाई जा रही है, कहाँ होना चाहिए वो। तो अब जो बताएगा स्थिति उसकी बताने के लिए जो शब्द आएगा उसे कहेंगे विशेषण। तो अंत विशेषण है और हल विशेष्य है। अब विशेषण विशेषण में पूर्व निपात किसका होता है? विशेषणम विशेष्येण, किसमें है प्रथमा? विशेषण। तो अंत पहले आना चाहिए, सूत्र होना चाहिए अंत हलश्च।
अंत हलह बनेगा ना पंचमी करके, अंतश्च असौ हल इति अंत हल तस्मात् अंत हलह, तो अंत हलश्च सूत्र है हलंतात् से। तो यहां पर इसी सूत्र के निपातन से ही विशेषण का पर निपात स्वीकार किया गया है। ठीक है ना, विशेषण का ही पर निपात है यहाँ पर। लेकिन अब जो मैंने कहा था उलझन और बढ़ेगी, अब वो कौन सी बढ़ रही है? अब देखो, हल और अंत का हमने कर्मधारय समास करके और अंत को विशेषण मान करके हल को कहाँ मान रहे हैं अब हम? अंत में। धातु ही तो लेंगे हम, धातु, क्योंकि प्रत्यय सन आ रहा है, सन प्रत्यय धातु से ही होगा, तो धातु तो हलंत हो गई अब। ठीक है ना, अंत में हल आएगा तो धातु हलंत हो गई। अभी तो अंत का अर्थ समीप मैं लेना बता रहा हूँ अभी, अगर हम ऐसे मानेंगे कि अंत हल, अच्छा अब समीप अर्थ को लेकर के करो। अभी हमने अंत का अर्थ अंत ही लिया था, अब समीप अर्थ ले लो, तो समीप अर्थ लेंगे तब भी विशेषण ही रहा ये अंत, यानी समीप हल। ठीक है ना, समीप हल। अब समीप हल बोलेंगे तो अब यहाँ पर उलझन रहेगी कि समीप किसके साथ घटाएं हम, ये अंत शब्द किसके साथ घटाएं? क्या हल के साथ घटता हुआ दिख रहा है ये समीप हल? इतना बोलने से कुछ अर्थ निकल रहा है इसका? कुछ भी नहीं निकल रहा है ना। सामने वाला यही तो कहेगा कि किसके समीप आप कह रहे हो हल को। हम इतना ही बोल रहे हैं कि समीप हल, समझ में आ जाएगा दूसरे के? नहीं आएगा ना। तो नहीं आएगा तो वाक्य कैसा रहा ये शब्द? साकांक्ष। अब साकांक्ष रहा तो हमें क्या चाहिए कि जिसके समीप बताया जा रहा है वो बताओ पहले। अब जिसके समीप हम बताएंगे तो अंत शब्द उसके साथ जुड़ेगा या हल के साथ जुड़ेगा? ये असमर्थ समास बना नहीं बना अभी? क्योंकि अंत का अर्थ जो समीप है ये घट रहा है इकह के साथ में। जो इकह पीछे से पंचम्यंत आ रहा था ना, उसको यहाँ षष्ठी में बदलेंगे अब। तो इक के समीप जो हल, इकह समीपो यो हल, समझ में आया नहीं? तो अंत शब्द का संबंध किससे हुआ? इकह से। तो आपने फिर अंत शब्द का अर्थ, अंत शब्द का समास हल के साथ में कैसे कर दिया? समास तो समर्थों का होता है ना, ये समर्थ कहाँ है? ये तो साकांक्ष रहा ना, अंत शब्द दूसरे के साथ में जुड़ रहा है, ये तो एक के साथ में जुड़ रहा है ना। स्पष्ट हुआ कि नहीं? तो ये असमर्थ समास है, ये भी मानना होगा हमें। जैसे परनिपात माना ना अभी, परनिपात हुआ विशेषण का, ऐसे ही समास भी ये असमर्थ है। समास असमर्थ ये क्यों कहना पड़ रहा है? जिससे कि हम इकह के साथ में अंत शब्द को जोड़ पाए अर्थ करते समय। अब अर्थ देखो, अब ये जो शब्द है ना इगंतात, इगंतात जो इन्होंने कहा है, तो इगंतात को इन्हें खुद जो है खोलना पड़ा उसको। और इगंत का अर्थ अगर ऐसे ही बोल रहे हैं हम, आगे उसको खोले नहीं दूसरे शब्द से, तो बहुत ही भ्रांति होने लगेगी। अब कि धातु इगंत आ गई अब तो ये, तो इसलिए अंत शब्द का अर्थ क्योंकि समीप है, तो इगंतात का अर्थ हुआ एक समीपात। अब एक समीपात में अगर हम विग्रह करें तो कैसे करेंगे अब? या इगंत में विग्रह करें तो कैसे करेंगे? एकह षष्ठी मानेंगे ना, एकह अंतः, एक के समीप। अच्छा, अब रही बात एक के समीप कौन है? वो हल है। और हल है, और हल में है पंचमी यहाँ पर हलंतात में। ठीक है ना, तो वो पंचमी हमने इधर भी ले लिया इगंतात के साथ में। इगंतात माने एक समीपात, और ये पूरा शब्द किसको बोल रहा है? हल शब्द को। तो एक समीपात, इगंतात का अर्थ हो गया एक समीपात हलह। ये हलह का बन गया विशेषण पूरा, ये एक समीप शब्द। तो इगंतात एक समीपात हलह परः सन झलादि किद भवति। सन झलादि ही होना चाहिए, ऐसा ही पीछे भी था। तो भिद है या बुध धातु उदाहरण देख चुके हैं हम पहले। तो विभिद सती बुभुत सती, तो एक भी विद्यमान है इसमें, एक के समीप हल है। ठीक है ना, और वो अंत में आ रहा है, वो अंत में आ रहा है, वो तो अलग बात हो गई है वो।
हम उस अंत को यहाँ हलंताच के अंत शब्द का अर्थ नहीं करेंगे उसको लेकर के, क्योंकि सन उसके परे आएगा तो धातु के अंत में ही हल आना है, ये तो अर्थापत्ति से निकल ही आएगा। ठीक है ना, हल से उत्तर सन लेना है हमें, तो हल अंत में होगा नहीं होगा, धातु के अंत में ही होगा वो। यहाँ तदंत विधि करके हम नहीं ले रहे हैं हल अंत में होना चाहिए। देखो अर्थ में कहाँ बोला तदंत विधि बोली गई कहीं पर, जो अंत का अर्थ किया था वो हमने समीप कर लिया, तो इक के समीप जो हल, अब तदंत कहने की आवश्यकता नहीं है, उससे उत्तर सन, वो अपने आप ही अंत में आ जाएगा, उससे उत्तर संकेत होता है। अच्छा जी, यदि अंत में इक होगा तो पूर्व सूत्र क्यों कर देगा? ये पूछ रहे। कर देगा। बात तो ये सूत्र के अर्थ की हो रही ना, अर्थ घटाएं क्या, संगति कैसे लगाएंगे। ये तो ठीक है कि हमने उत्तर दे दिया कि हाँ ऐसे अर्थ, हम ये कह करके यही तो कहना चाह रहे हैं कि ये अर्थ हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि तो काम पूर्व सूत्र ही कर देगा, तो सामने वाला कहेगा कि सही अर्थ करो ना, फिर हम तो यही चाह रहे हैं कि सही अर्थ दिखा दो हमें, तो वही कर रहे थे अब तक हम, कि अर्थ की सच्चाई तक कैसे पहुंचे, वो पहुंच गए अब। इका इत्येव, इक के समीप ही देना है, लेना है हल में। अब यज धातु में हल तो है जकार, लेकिन वो आकार के समीप है, ठीक है ना, और आकार एक है नहीं, तो यहाँ कितनी हुआ सन, सन कितना होने से संप्रसारण नहीं हुआ। ये यक्षते यज्ञ करना चाहता है। जल इत्येव, सन जलादि होना चाहिए। अब वृत्त धातु में एक के समीप हल है, आगे जलादि सन नहीं है क्योंकि धातु में इडागम हो चुका है, तो यहाँ कितनी हुआ तो गुण हो गया, विवर्ती क्षते। अब एक उदाहरण जो आता है दंभ धातु का, जो बनाते हैं सन प्रत्यय करके धीपसती और धीपसती, और दंभ इच्छ सूत्र लगाते हैं यहाँ पर ह्रस्वीकार और दीर्घ ईकार करने के लिए, वो है ना आप ज्ञप्य धाम ईत, ईत वहां से ले लेते हैं, और दंभ इच्छ इत यहाँ और पढ़ दिया सूत्र में, तो इत और ईत दोनों से बनता है। लेकिन यहाँ प्रश्न, यह विषय दूसरा है ये, कि धातु है दंभ और दंभ के आगे आया सन प्रत्यय, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद हमने द्वित्वादि कार्य भी कर लिए, और आगे जो सन के पास वाला जो दंभ है, वहां दंभ इच्छ सूत्र से, दंभ इच्छ सूत्र से हमने इकार कर लिया या ईकार कर लिया मान लिया, तो दिंभ और दीम्भ ये बन चुके हैं अब, ठीक है ना, दिंभ और दीम्भ। अब उसके आगे जो सन दिखाई दे रहा है, तो क्या इस सन को हम कित कर पाएंगे इस सूत्र से, क्योंकि इसने कहा था एक के समीप जो हल, उससे उत्तर आना चाहिए सन, तो एक के समीप हल कौन सा है, मकार, उसके आगे सन है ही नहीं, और जिससे उत्तर सन है भकार से उत्तर, वो भकार एक के समीप नहीं है, ये बाधा आ रही थी। इसलिए इन्होंने कहा कि दंभीर हल ग्रहण से जातिवाचकत्वात् सिद्धम, सिद्धम किम सिद्धम, किम सिद्धम, कित सिद्धम, सन को कित करना, ये सिद्ध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हल, हलंताच में जो हल शब्द है ये जातिवाचक है, और जातिवाचक में तो एक हल है वो भी हल जाती है, दो हल हैं वो भी हल जाती है, तीन हल हैं वो भी हल जाती है। तो अब कैसे अर्थ करेंगे कि इक के समीप जो हल जाति, उससे उत्तर सन, ठीक है, हो गया। मकार भकार दोनों मिलकर के जाति भिन्न नहीं हुई, जाति हल ही रही, तो सन के कित होने से अब लाभ क्या हुआ, नकार का लोप हो गया अनित्यताम से। अच्छा जी, केवल दंभ में ही लेना है या? केवल दंभ के लिए है ये, केवल दंभ में ही ये विषय आया था, और कहीं है ही नहीं, प्रसंग ही नहीं आएगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो धीपसती धीपसती, अन्य जो प्रक्रिया है इसमें एकाचो बशुभश लगाएंगे, फिर मकार का जब लोप हो जाएगा तो दिभ झषंत हो गई ना, तो एकाचो बशुभश आदि ये सब लग जाएंगे, और अभ्यास का तो लोप हो ही जाता है उस प्रकरण में, अत्र लोपोभ्यास से, तो धीपसती धीपसती ये बन जाते हैं दोनों। लिंग सिचाव आत्मनेपदेशु,
अब यहाँ भी देखो हमें अनुवृत्ति किस किस की लेनी है। तो अभी तक हम 2 सूत्रों में जब थे तो सन प्रत्यय पर केंद्रित थे, तो उस सन को तो भूल जाओ, वो तो चला गया। अब यहाँ नए प्रत्यय आ गए, लिंग और सिच। ठीक है ना, लिंग और सिच। लेकिन सूत्र में जो कहा है उसमें थोड़ा संदेह पैदा होगा अब कि अर्थ कैसे होगा। सूत्र में है आत्मनेपदेशु, इसमें है सप्तमी। तो आत्मनेपद परे रहते, पर सप्तमी है ये। तो परे रहते जब बोलेंगे तो लिंग लकार को लिया हमने, और लिंग से उत्तर आत्मनेपद कौन सा होता है, वो कौन सा होता है? लिंग लकार को हमें कित करना है, ठीक है ना। आत्मनेपद परे रहते, लाभ आत्मनेपद अरे तो नहीं है ना। तो ये आत्मनेपद का संबंध लिंग से नहीं लगाना है, ठीक है ना, सिच से लगाना है। ये इसलिए मैंने बताया संदेह मत रखना, क्योंकि सिच से उत्तर तो है आत्मनेपद। तो हलंतादिको झल कित इति वर्तते, ये आई रहे हैं पीछे से। सन इति निवृत्तम, ये समाप्त हो गया। और अर्थ ठीक वैसे ही करना है यहाँ भी, जैसे पीछे किया था हमने। इगंतात, इक समीपाद, हलह परो परौ, झलादि लिंग सिचौ। अब झल को बनाएंगे विशेषण लिंग और सिच का। झलादि लिंग सिचौ आत्मनेपदेशु परतः कितौ भवतः। तो आत्मनेपद जो बोला गया है इसको सिच के साथ में ही घटाना है। लिंग में आचार्य आत्मनेपद विषय में ऐसा नहीं ले सकते, नहीं, तो फिर सिच के साथ में कैसे बोलेंगे? अलग अलग। अच्छा चलो, मान ली बात हमने, अलग अलग कर लेंगे। अब विचार ये करो कि लिंग के साथ में हम आत्मनेपद को बिल्कुल ही भूल जाएं, तो क्या ये परस्मी पद में सूत्र लग सकता है? पहले ये सोचो। हैं, भूल जाए हम परस्मी आदमी। पद का लिंग ले आए, ठीक है ना, परस्मयी पद में लिंग लकार ले आए। इसको चाहिए झलादि लिंग, ये ध्यान रखना। तो परस्मी पद में हम जब लिंग लकार लाते हैं तो कौन सा आगम होता है? यासुत। यासुर झलादि है क्या? नहीं। तो वहां लगेगा ही नहीं, प्राप्ति ही नहीं है। तो क्या बोलते हैं, एक वाक्य आता है ना, झक मार करके, झक मार के बोलते हैं ना, परेशान होकर के, है ना, लौट के फिर वही आना है कि आत्मने पद ही मिलना है। लिंग, लिंग जो है वो आत्मने पद का ही हमें अनिवार्य लेना पड़ेगा। प्रश्नी पद का ले भी आएंगे तो यासुट झल है ही नहीं, वहां ये सूत्र लगेगा ही नहीं। तो फिर आत्मने पद का संबंध जोड़ना लिंग के साथ में है आवश्यकता क्या? कि नहीं नहीं, हम 2 प्रकार से अर्थ कर लेंगे कि यहाँ विषय में वहां पर, कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग तो आत्म पद का ही आना है यहाँ, क्योंकि सी उठ आगम करते हैं वहां पर हम, और सी उठ में सी सकार झल हो गया, यकार झल में आता नहीं यासुट का। सिच में थी आवश्यकता, वो कही दिया कि सिच के पर रहते आत्मनिपद हो जाए। अब उदाहरण देख लो, भित शिष्ट और भूत शिष्ट, तो ये तो हो गए लिंग के उदाहरण। भित धातु से आत्मनिपद में लिंग लकार ला करके सीयुट भी हुआ है और सुट भी हुआ है, ये विधिलिंग का है ये, ठीक है ना। नहीं, विधिलिंग का नहीं, आशीर्लिंग का, क्योंकि विधिलिंग में तो सकार का लोप हो जाएगा। तो भित शिष्ट और उत्शिष्ट, तो कित होने से क्या हुआ? गुण नहीं हुआ, ठीक है ना। ये भूतशिष्ट किसका उदाहरण है, किस धातु का? बुधा अवगमन। बुध का, और वो तो भिद का ही है, यानी वहां पर हमें एकाचो पशुभश नहीं लगाना है भित शिष्ट में, यहां लगाना होगा भूतशिष्ट में। सिच का दे दिया, सिची खलो भी अभित्त अबुद्ध, यहाँ भी देखो भिद और बुध यही 2 चल रहे हैं। तो यहाँ पर सिच के कित होने से एक तो गुण नहीं हुआ, ये कार्य रुक गया, ठीक है ना। बाकी फिर झलोझली से सकार तो हट ही जाएगा ना, झलोझली से सकार तो हट ही जाएगा। तो अभित्त अबुद्ध, इक इत्येव, जैसे पीछे कहा गया था, तो इक के समीप ही हल लेना है हमें।
अब यक्षिष्ट में वही बात फिर आ गई, धातु यज है ये, तो यज में जकार हल तो है लेकिन वो इक के समीप नहीं है, इसलिए कित नहीं हुआ। लिंग लकार को कित नहीं हुआ तो संप्रसारण नहीं हुआ। ऐसे ही अयष्ट में, यहाँ सिच का उदाहरण है ये लुंग लकार का, ये जो शकार दिखाई दे रहा है ये सिच का सकार है क्या? अयष्ट, अयष्ट में जो मूर्धन्य शकार दिखाई दे रहा है ये सिच का सकार है क्या? यज का ही है। सिच का सकार तो लोप हो जाएगा झरोझली से, ठीक है ना। यज का ही जकार है, वो जकार को मूर्धन्य करके अयष्ट, वृश्च भ्रस जैसे। तो क्या होता यहाँ पर कित हो जाता तो संप्रसारण भी स्यात्, संप्रसारण प्राप्त होने लगता है। आत्मनेपदेषु इति किम, अब आत्मनेपद क्यों कहा है, तो उदाहरण हम कौन सा देंगे अब, लिंग लकार का या कि सिच का? इसका ही तो आएगा ना, क्योंकि सिच के ही साथ संबंध है उसका। तो अस्राक्षित अद्राक्षित, तो सृज और दृश धातुएं हैं ये। अब सिच के कित जाने के कारण से गुण तो हुआ नहीं, और श्री दृश और झल्यमकति से अमागम, ठीक है ना, ये हो गया। यानी एक नहीं हुआ, एक हो गया, बल्कि वृद्धि प्राप्त होगी, गुण भी क्यों, क्योंकि ये अमागम तो पहले करेंगे हम। तो कित होने से श्री दृश और झल्यमकति अगर यहाँ पर कित हो जाता तो ये कहता है अकिति, श्री दिशो हो झली अम अकिति, तो ये अमागम हो पाता यहाँ पर, ये नहीं हो पाता। अब आपने पद का लिया गया है तो ये परस्मी पद का रूप है, यहाँ पर कित नहीं हुआ, कित न होने से इससे अमागम हो गया है, और अमागम होने के बाद अब वृद्धि कर लेंगे। कैसे करेंगे वृद्धि? वद व्रज हलंतस्याच तो अस्राक्षीत अद्राक्षीत, हलंतादित्येव, हलंत जो कहा गया अंत का अर्थ वही लेना है हमें, एक के समीप जो हल, हलंतात कहने से ये अर्थ नहीं लेना कि अंत में हल होना चाहिए, वो गलत अर्थ हो जाएगा। एक के समीप जो हल, अब यहाँ ची धातु है तो एक तो है लेकिन हल है ही नहीं, यहाँ एक के समीप हल है ही नहीं। तो यहाँ लिंग लकार आने पर भी, झलादि होने पर भी उसको कित नहीं हुआ, कित न होने के कारण से ची को गुण हो गया। चेशिष्ट और सिच में भी ऐसे ही गुण हो गया है, अचेष्ट। गुणों न स्यात्, यदि ये कित होने लगे यहाँ पर तो गुण प्राप्त नहीं हो पाएगा। झल इत्येव, तो वृद्ध धातु फिर ले ली इन्होंने, ये इडागम हो चुका है यहाँ पर, तो झलादि नहीं है, न लिंग झलादि है, न ही सिच झलादि है, तो वृद्ध धातु को गुण हो चुका है। वर्तिशिष्ट अवर्तिष्ट गुणों न स्यात्, यहाँ भी गुण नहीं हो पाता, कित हो जाता तो। अब कहा कि लिंग सिचौ इति किम, यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर तो सूत्र मात्र इतना ही रह गया ना कि आत्मनेपदेषु। अब क्या अर्थ होगा कि आत्मने पद परे रहते कोई भी प्रत्यय, कोई भी लकार, ठीक है ना, कुछ भी हो चाहे, सारे ही कित होने लगेंगे अगर एक के समीप हल आ जाएगा तो। जैसे द्विष धातु एक के समीप तो हल है, लेकिन लुट लकार का है ये, दूसरा लिट लकार का है, तो ना तो ये लिंग है ना सिच है, ये कित नहीं होंगे। अगर ये कित हो जाते तो यहाँ पर भी गुण नहीं हो पाता, तो द्वेष्टा द्वेक्षति। तो ये पूरे सूत्र का औचित्य दिखा दिया। चलो बस इतना ही रखते हैं यार। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ